तो जो बच्चे क्लास 11 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज हम लेकर के आए हैं एक कॉपी लिखने की स्ट्रैटेजी। यानी कि आपको अपनी अर्धवार्षिक में कक्षा 11 की कॉपी कैसे लिखनी है जिससे आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उन पे एक बेहद खूबसूरत इफेक्ट पड़े। ऐसा कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि क्लास 11 में अगर कॉपी आपने बहुत अच्छे तरीके से लिख ली तो इसका मतलब है क्लास 12 में भी आप बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य है क्लास 12 में बहुत अच्छे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स पाना और उसकी शुरुआत होती है क्लास 11 से। अगर आप क्लास 11 में हैं तो आप हिंदी का पेपर भी देने जा रहे होंगे, वो चाहे अर्धवार्षिक का हो, चाहे वार्षिक का हो, या फिर मासिक का हो, या त्रैमासिक का हो। कॉपी लिखने का तरीका हर जगह एक ही होता है और खूबसूरत राइटिंग तो हर व्यक्ति को लुभाती ही है। हर व्यक्ति खूबसूरत राइटिंग की ओर आकर्षित ही होता है और ना चाहते हुए भी एक आध अंक बढ़ा के दे ही देता है। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए, इस एक बच्चे ने कॉपी लिखा है, अमन वर्मा को श्रेय जाता है इस कॉपी को लिखने का। ओसी का पेपर है, उसके स्कूल में हुआ होगा तो उसने हमको दिया कि सर आप ये बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है या फिर अर्धवार्षिक वार्षिक में कैसे कॉपी लिखना है, अब जरा इसमें दोष और गुण जो भी हैं वो आप अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने यूट्यूब चैनल पर बता दीजिए और बच्चों को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एक अच्छी कॉपी कैसे लिखी जाती है। ये उसका मानना नहीं कि उसकी कॉपी अच्छी है, बट ऐसी कॉपी उसने लिख के हमको दी है कि एक बेहतरीन कॉपी लिखने का क्या आइडिया हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो समझिए आप इसके माध्यम से। क्योंकि उसने जो कॉपी लिखी थी उसने अपने एग्जाम में अपने बहुत अच्छे मार्क्स अपने स्कूल में पाए थे, इसलिए मैंने कहा भैया एक कॉपी हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी लिख दीजिए ताकि आइडिया हो जाए। तो चलिए यहां पर सबसे पहले तो आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 ऑब्जेक्टिव में 5 गद्य साहित्य के, 5 काव्य साहित्य के, और जिसमें एक एक प्रश्न सड़क यातायात का भी शामिल होता है। कभी कभी सड़क यातायात का शामिल नहीं भी होता है। तो आपको पता है प्रेम सागर के लल्लू लाल हैं, तो पहले में आपको इसका देखो दो काम होंगे यहां पर, एक तो आपका पेपर भी हल हो जाएगा, दूसरे आप कॉपी लिखने का तरीका भी जान जाएंगे। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु जी हैं। अतिचार मुनिजिन विजय की रचना है। ठीक है, इसके बाद मैं उत्तर पहले बता देता हूं आपको ताकि मैं चेक करूं तो आराम से आप समझ भी सकें। आदिकाल का एक अन्य नाम सिद्ध सामंत काल भी है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, उसे आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित हैं तो मैथिली शरण गुप्त। और किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था? तो ब्राह्मण थी। तो ये 10 के 10 उत्तर सही हैं। अब जरा इनकी कॉपी पर गौर करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे कॉपी मिले, यहां पर है खंड का, तो आपको जैसे ही कॉपी मिले आपको सबसे पहले खंड का डाल लेना है। जबरदस्त, बहुत अच्छा है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालनी है। एक का काखा गाघा अंगा डाल लेना है। देखो जैसे इस बच्चे ने डाला है एक और फिर का खा गाघा अंगा, अंगा ने इसने ड़ा बना दिया है बट अंगा ऐसे बनता है। तो लल्लूलाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद, श्रीनिवास दास, भारतेंदु जी और मुनिजिन विजय, तो एक एक अंक इसने सम में पा लिया है। बढ़िया सा मार्क्स इसको मिल गए हैं, 5 में 5। इसके बाद सिद्ध सामंत काल भी सही उत्तर है। और यहां पर आप देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला भी ऑप्शन सही है, कृष्ण भक्ति शाखा भी सही, मैत्री शरण गुप्त भी सही और ब्राह्मण भी सही है। तो कुल मिला के 5 5 10 इसने ऑब्जेक्टिव सही कर लिए। और सबसे बड़ा इफेक्ट यही होता है, अगर आप हिंदी गद्य पद्य साहित्य के विकास को, चाहे वो बोर्ड हो चाहे आपका होम एग्जाम हो, हिंदी गद्य पद्य साहित्य के विकास को बेहतर कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, 10 में 10 या फिर 9 सही कर लेते हैं, तो एग्जामिनर पर एक बेहतर इफेक्ट जाता है। एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा काबिल है, होशियार है और होनहार है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 आती है। अब यहां हम पेपर उठाते हैं, देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या है भाई साहब। तो 3 में आपका है गद्यांश। गद्यांश में 2 गद्यांश दिए होंगे बट आपको एक हल करना है। एक के नीचे दिए हुए 3 प्रश्नों को हल करना, 5 प्रश्नों को हल करना होगा और ये 5 प्रश्न आपको 5 दूनी 10 अंक दिलाते हैं। यहां पर लिखा है, ठीक है, तो यहां पर लिखा है सब उन्नतियों का मूल धर्म। अब बच्चे को क्या करना चाहिए कि हाँ, ये आद्यंत लिखना बड़ा जरूरी है
क्योंकि इससे एक एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे ने हाँ क्या लिखा है, कौन से प्रश्न का उत्तर दिया है। तो सब उन्नतियों का मूल धर्म है, और बस ये देखो आद्यंत लिख दिया, बहुत अच्छा तरीका है। ये प्रश्न इन्होंने लिखा है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है लिख भी सकते हैं, बट आपके पास उतना टाइम होना चाहिए। 3 घंटे में आपको सब कुछ करना होता है। होम एग्जाम में लगभग 3 ही घंटे का समय होता है, 3 घंटे 15 मिनट देते हैं किसी स्कूल में, किसी स्कूल में नहीं भी देते हैं। तो आपको क्या करना है भैया, आपको आद्यंत लिख लेना है, और ये प्रश्न नहीं लिखने हैं। प्रश्न लिखने का कोई मतलब नहीं है, ना इससे अंक कटते हैं ना बढ़ते हैं। ये आपका टाइम खपाऊ वाली चीज हो जाएगी। हमें कॉपी ऐसे लिखनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कम समय में हमारा सारा कुछ लिख जाए। तो इसमें पहला सवाल है रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला सवाल है गद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम। जैसा सवाल है वैसा जवाब हम देंगे। तो गद्यांश के पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत अच्छा लिखा, तो 1 अंक इसका और 1 अंक इसका, यानी 2 अंक इसके मिल गए हैं। और इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जितना अंश भैया रेखांकित है सब उन्नतियों का मूल धर्म है, बस इतना ही अंश की व्याख्या आपको अपने शब्दों में कर देनी है। तो इस बच्चे ने अपने शब्दों में बहुत अच्छी व्याख्या की है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद है अंग्रेजों की धर्म नीतियां। अच्छा यहां देखो, अंग्रेजों की धर्म नीतियां किससे जुड़ी हैं, तो राजनीति से परस्पर मिली हुई हैं, बहुत सही है। और इसके बाद दूसरा वाला भी उत्तर इसने सही लिखा, और सारे प्रश्न के उत्तर इसने सही दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ भी चुका हूं, दोबारा भी मैं देख रहा हूं, सही है। ठीक है, उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उन्नति के लिए हमें सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए। और उसने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है, आप भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, बट उतना ही लिखें जितनी जरूरत होती है। इसके बाद आती है भैया प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आपकी आती है कविताएं। कविताओं में क्या करना होता है, कविताओं में भी वही काम करना है। या तो आप देखो पहली कविता के नीचे 5 प्रश्नों के उत्तर, या फिर दूसरी। तो इसने किसका लिखा, सगुन खीर अवगुण जलताता। तो यहां देखो ये दूसरा वाला इसने लिखा है, तो आद्यंत भी लिख दिया है, यानी एक संकेत भी दे दिया है कि हमने कौन सा किया है। तो ठीक है, वो उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमें पता चल गया किसका इसने लिखा है। और बढ़िया सा ब्लैक मोटे पेन से हेडिंग डालनी है, और प्रश्नोत्तर संख्या भी बोल्ड ब्लैक स्केच से डालनी है। अगर कॉपी का पेज हल्का है तो आप बोल्ड ब्लैक पेन से डालें, चूंकि इधर से उधर छप जाता है। ये कॉपी का पेज मोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी इसने डाल दिया है, भारत महिमा से लिया गया है, बिल्कुल। पाठ का नाम, कवि का नाम, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो पाठ का नाम है भरत महिमा, अगर संदर्भ कहता तो संदर्भ लिखना पड़ता। और कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, तो यहां पर भी 1 1 2 अंक मिल गए। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश इसमें कहीं है नहीं, बट इसने व्याख्या कर दी है। जब कभी कभी होता है ना कि पेपर में रेखांकित अंश होता नहीं है, सवाल होता है, तो पूरे का अर्थ लिख दीजिए। तो यहां पर इन्होंने लिख दिया है, बहुत सही जवाब। ठीक है, कि कहते हैं तात गुण रूप और दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने इस दृश्य प्रपंच को रचता है। ठीक है, ठीक है। विधाता ने, अगला सवाल है, विधाता ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया, तो इस सृष्टि का निर्माण गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर के किया है। जबरदस्त सवाल का उत्तर है। इसके बाद अगला सवाल है, भरत ने किस रूप में जन्म लिया है, घ नंबर। तो भरत जी सूर्यवंशी रूपी तालाब में हंस के रूप में जन्म लेकर गुण और दोष को विभाग कर दिया है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद अगला उत्तर है अंगा वाला। अंगा क्या है, श्री राम भरत के विषय में क्या वर्णन कर रहे हैं, तो श्री राम के विषय में ये बता रहे हैं, श्री राम भरत के विषय में बता रहे हैं कि भरत जी के गुण और शील स्वभाव को देखकर रघुनाथ जी प्रेम के समुद्र में मग्न हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद भैया प्रश्नोत्तर संख्या 5 आता है, और 5 में क्या आता है, अब समझो। यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 इन्होंने डाला तो है, बट प्रश्नोत्तर संख्या 5 में जो उत्तर है वो केवल साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय का है। परंतु इन्होंने जीवन परिचय साहित्यिक परिचय तो लिखा नहीं है, इन्होंने सीधे 6 वाला उत्तर 5 में लिख दिया है। तो फिलहाल बलिदान या आकाशदीप कहानी का सारांश है, तो यहाँ प्रमुख पात्रों का वर्णन इन्होंने कर दिया। तो देख लो भाई कैसे लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर ये गलती आपको कतई नहीं करनी है। प्रश्नोत्तर संख्या गलत डालने से उत्तर गलत ही चेक हो जाते हैं, लेकिन भाई एग्जामिनर को दिखता सब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखोगे तो पूरा इन्होंने सारांश लिख दिया है। फिलहाल सारांश इनका सही है, तो 5 अंक पूरे मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो उल्टा लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या 6 की जगह 5 कर दिया, 5 की जगह 6 कर दिया। तो ये गलती इनकी है, ये गलती आपको कतई नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती जो है आपकी माफ नहीं होती है। फिलहाल मैंने तो अंक दे दिए हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा। इसके बाद है ये भाई जीवन परिचय उन्होंने इधर लिखा, तो उल्टा 5 की जगह 6 और 6 की जगह 5 कर दिया है, ये गलती बड़ी गलती है। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ बच्चे ने गलती की है। तो यहां पर जब आप साहित्यिक परिचय लिखें तो इन्होंने किसका लिखा है, देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी। 5 के का फर्स्ट, तो 5 का तो लिखा है, लेकिन यहां फर्स्ट सेकंड नहीं डाला है, ये आपको डाल लेना है, वरना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये प्रश्नोत्तर संख्या कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करनी है। प्रश्नोत्तर संख्या गलत करने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना लेना है, इसमें पता चलेगा। इसमें वन शॉट में लिख देना है कि भैया कब जन्म हुआ, जन्म स्थान, माता पिता वगैरह वगैरह। तो इससे क्या है, एग्जामिनर को यह पता चलता है कि आप आगे जीवन परिचय सही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पर जीवन परिचय ना डाल के संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालनी चाहिए। आगे इन्होंने साहित्यिक परिचय लिखा है, ऑलरेडी मैंने पढ़ रखा है, सही है। और रचनाएं प्रमुख डालनी होती हैं, जरूरी नहीं है कि 20 रचनाएं लिखिए, प्रमुख में लगभग 5-6 रचनाएं आपको आती हों, बस सही है। ठीक है, 5-6 रचनाएं आती हों बस सही है। तो चलिए, यहां पर कुल मिला के 5 अंक पूरे में से पूरे यहां मिलते हैं। और 5 का खा यहां पर इन्होंने लिखा है साहित्यिक परिचय। अगला एक कवि का आता है, महाकवि भूषण का, और यहां पर भी इनको साहित्यिक परिचय डालना चाहिए था। और यहां पर जो भूषण है वो थर्ड है, तो 5 के खा का थर्ड यहां पर डालना चाहिए था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आप मत करना। हाशिया हमेशा इधर ही खींचे, इधर ना खींचे, और हाशिया खींचा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर चलो ये भी सही हो गया इनका। अब यहाँ साहित्यिक परिचय लिखा और इन्होंने कुछ रचनाएं लिख दी हैं, और ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूं, ये सही है। तो इस तरह आपको एक अच्छी सी हेडिंग डालना है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, ये आपको कंप्लीट हेडिंग डालना है। और भाषा शैली तो आपको संक्षिप्त परिचय में डाल ही देनी है। मन करे तो भाषा शैली की अलग भी हेडिंग डाल सकते हैं, बट 80 शब्दों में ज्यादा लंबा ना खींचें। ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे भैया है अपना स्वपठित नाटक। स्वपठित नाटक के आधार पर तो इन्होंने क्या करा है, आलोक वृत्त खंड काव्य लिख दिया है। अब यहां आलोक वृत्त तो है नहीं, ये तो इंटर में चलता है, हो सकता है इनके स्कूल में आलोक वृत्त चलता हो। भाई जो प्रश्न में उत्तर प्रश्न है, जो प्रश्न पत्र में प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए, अपने पास से थोड़ी लिखेंगे। तो ये वाला सही होते हुए भी गलत है, क्योंकि जब प्रश्न में जो पेपर में प्रश्न ही नहीं है तो आपने काहे उत्तर दे दिया। भाई जरूरी इस बात की जरूरत है कि आप क्या अपने पास से उत्तर थोड़ी लिखेंगे, तो ये भारी मिस्टेक है। इसके बाद खंड खा आता है। देखिए, कोशिश करें कि सीरियल से सारे प्रश्नों के उत्तर लिखें, फिर भी नहीं हो पाता है तो जो पहले आता है वो पहले लिख सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जिनके उत्तर सही सही पहले आते हैं तो पहले आप सही सही उत्तरों को लिखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जिनके उत्तर आपको नहीं आते बाद में लिख सकते हैं, या कम आते हैं तो बाद में लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, अगर सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसी तारतम्यता में क्रम से सारे उत्तर दें। खंड खा में क्या करना होता है, संस्कृत के एक गद्यांश और एक पद्यांश का हिंदी अनुवाद करना होता है। गद्यांश में संदर्भ आपको जरूर लिखना है, ये हिमालय से है, अयम पर्वत राजा। देखो ये भारतवर्ष से स्वतंत्रता आंदोलन से ये है, और इसके बाद क्या है, अयम पर्वत राजा, तो ये हिमालय से है। तो इन्होंने दूसरा किया है, देखो संकेत दे दिया, इससे पता चल गया किसने। तो अब ये 2 अंक का संदर्भ होता है, और यहां पर 5 अंक का अनुवाद होता, तो 7 अंक इस तरह मिलते हैं। इसके बाद श्लोक आया है, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च वृत्तम यत्नेन संरक्षेद। तो यहां आप देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इन्होंने इस ये नास्तिका वाले का अनुवाद किया है, तो 2 अंकों में, हाँ सदाचारोपदेशा से है, तो 2 अंकों में ये मिल गया, और 5 अंक इसके ये मिल गए। ठीक, आगे देखते हैं भाई क्या कहां पर क्या है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 आता है। अब शुरू होती है आपकी व्याकरण। सामान्य हिंदी के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण भी है, और साहित्यिक हिंदी वालों के 1-2 प्रश्न इधर उधर होते हैं, बाकी सब ऐसे लिखने का तरीका एक ही होता है, वो चाहे साहित्यिक हिंदी हो चाहे सामान्य हिंदी हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से ऐसे ही फॉलो करके, यही रूल्स फॉलो करके साहित्यिक वाले और सामान्य वाले सब लिख सकते हैं, और यही रूल आप लगभग सब चीजों में फॉलो कर सकते हैं, हर विषय में।
है ना। तो इसके बाद लोकोक्तियों में एक का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना। जब आप अर्थ लिखेंगे तो 1 अंक और वाक्य प्रयोग का 1 अंक मिलता है। यहां पर इन्होंने किया है अकल का दुश्मन महामूर्ख होना। हाँ, वो एक ऐसा लड़का है जो अकल का दुश्मन है। इन्होंने 2 कर दिए हैं, बट अंक तो 1 के ही मिलेंगे, 2 ही। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल इनका है 10 का का। 10 का क्या कह रहा है? 10 का महेश्वरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 10 के का फर्स्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां जब 1 2 है, फर्स्ट सेकंड होना चाहिए ना। तो 10 के का यहां पर फर्स्ट आप लिखिए और यहां पर सेकंड, जैसा क्रम है वैसा उत्तर आपको देना है। तो अब इसका डी सही है, बहुत बढ़िया, और इसका भी सी सही है, ये वाला यदि अप यद्यपि। ठीक है, हाँ। तो 1 अंक इसका और 1 अंक इसका भी मिल गया। इसके बाद है ब्रह्म ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि। ठीक है, हाँ, ब्रह्मधन ऋषि। ठीक है, सी वाला सही लगा दीजिए, 1 अंक यहां मिल गया। इसके बाद 10 का खा वाला आता है नाम नाम। तो रामस राम रामा षष्ठी बहुवचन का है। ठीक है, तो खा के फर्स्ट का बी, तो खा के फर्स्ट का बी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड डालना है क्योंकि यहां फर्स्ट सेकंड है। 1 2 कह डाल रहे हो भाई, ये नहीं डालना है। तो ये चीजें ध्यान रखिए आप, है ना। हाँ, 1 2 नहीं डालना है। तो षष्ठी का बहुवचन ये भी है, और जगत्सु, ये जो है जगत्सु, ये सप्तमी का बहुवचन है। ठीक है, तो ये वाला इनका गलत है। तो यहां पर 1 अंक कट गया इनका। जगत जो है सप्तमी का बहुवचन है, सेकंड का सी। ठीक है, तो ये गलत है इनका। अगला देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11, अनाज और दूसरा, ये काहे का लिखा है? अन्न और अन्य। तो अन्न माने अनाज, दूसरा। तो 11 के का फर्स्ट का ए, तो 11 के का फर्स्ट का ए बिल्कुल सही है। इसके बाद है 11 के का सेकंड का क्या सही होगा भाई? अनल और अनिल, आग और वायु, तो डी। तो 11 के का सेकंड का डी, बहुत सही, 1 यहां पर भी मिल गया। इसके बाद अनेकार्थी आया है, किन्हीं 2 के एक अनेकार्थी लिखना है। ठीक है, तो कुल का परिवार वंश, 1 के भी 2 लिखने होते हैं। कमल पंकज आंख की पुतली, तो यहां पर भी बढ़िया इनको अंक मिल गए। अगला आता है वाक्यांशों में से उचित शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए 2 का लिखना है ना, 2 अंक में। ठीक है, चलो। सेना के ठहरने का स्थान छावनी, बिल्कुल सही है। जिसका पति मर गया हो विधवा, बिल्कुल सही है। इसके बाद है आगे, किसी एक वाक्य को शुद्ध करना है। तुम तो कुर्सी में बैठे हो, नहीं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो इन्होंने लिख दिया है तुम कुर्सी पर बैठे हो, बहुत सही है। यहां पर 2 अंक इनको मिलेंगे, ये 2 अंक का आता है भाई। और इसके बाद 12वां सवाल है, वीर रस अथवा हास्य रस, अनुप्रास, श्लेष, दोहा, चौपाई, 1 1 अंक होता है। तो इसका क्या लिखना है? वीर रस। अब यहां पर देखो 12 के का पहले लिखना वीर रस, यहां हेडिंग बढ़िया डालनी थी, फिर यहां डालना चाहिए था परिभाषा और यहां उदाहरण, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, बीचों बीच में आप लिखते वीर रस तो और अच्छा लगता। फिलहाल यहां सही है। और उस काल जिस जिस ओर से संग्राम करने को गया, बहुत बढ़िया, ये उदाहरण का भी 1 अंक, 2 अंक ऐसे मिलते हैं। ठीक है, फिर 12 के खा का अनुप्रास अलंकार का, जहां व्यंजनों में समानता व स्वरों में विषमता पाई जाती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजनों में समानता, स्वरों में विषमता पाई जाती है, हाँ ठीक है, ये भी बस एक वर्ण का कई बार वो भी सही होता है। ठीक है, इसके बाद स्पष्टीकरण इन्होंने दे दिया है, तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ये भी उसका अनुप्रास अलंकार की वैसे परिभाषा बेहतर रहती है, ये कि जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, बट वो भी सही है, व्यंजनों में समानता होती है, स्वरों में विषमता होती है तो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे तरन तनुजा तर्तमाल, व्यंजन समान हो, एक समान व्यंजन आए। इसके बाद चौपाई का इन्होंने लक्षण उदाहरण दिया है, वैसे ही करना चाहिए था, बीच में चौपाई मोटी लिखते, फिर लिखते लक्षण, फिर लिखते उदाहरण। तो यहाँ चौपाई एक सममात्रिक छंद है, 4 क्षण होते हैं। ठीक है, 1 अंक इसका और 1 अंक इसका। ठीक है, 1 अंक इसका और 1 अंक इसका। इसके बाद जो है भैया लिखना है आवेदन पत्र। यह आवेदन पत्र क्या है? नियुक्ति आवेदन पत्र इन्होंने लिखा है। 6 अंकों में मिलता है, 2 अंक फॉर्मेट के और 4 अंक लिखने के मिलते हैं, ये ध्यान रखना, है ना।
तो अब यहां पर इन्होंने जो पत्र का फॉर्मेट अपनाया है ये एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी फॉर्मेट है। जबकि यूपी बोर्ड में तो भैया एससीईआरटी चलता है, यानी कि यूपी बोर्ड में राज्य स्तरीय फॉर्मेट चलता है। तो फिलहाल इस फॉर्मेट के लिए तो एक अंक कटना तय है। क्यों कटना तय है? क्योंकि फॉर्मेट सही नहीं तो इसके लिए एक अंक कट जाएगा। फिलहाल किसी विद्यालय में, किन्हीं किन्हीं विद्यालय में ये भी फॉर्मेट चलता है, बट आप वही फॉर्मेट अपनाएं जो पहले चलता था यूपी बोर्ड में। एनसीईआरटी का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सही है, बट यूपी बोर्ड के राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए इसका फॉर्मेट ये नहीं है। इसको बढ़ा बढ़ा के इधर लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है, वो सही है। तो लिखा इन्होंने सही है, इसलिए ये 6 अंक का है। यहां पर दे देते हैं 6 अंक, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से अपने पत्र का सही फॉर्मेट जान लीजिए। हालांकि मेरे हिसाब से जो पत्र का फॉर्मेट है वो ये नहीं है, ये एनसीईआरटी में चलता है। ठीक है, तो जो अध्यापक इसी पैटर्न को सही मानते हैं तो वो अंक दे देंगे। तो दोनों ही पैटर्न मान्य हैं और चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यूपी बोर्ड में। इसके बाद यहां पर है राष्ट्र के विकास में युवा पीढ़ी का योगदान, 9 अंकों में आता है निबंध। निबंध हमेशा आपको कितने पेज में लिखना चाहिए? निबंध हमेशा आपको एक पेज बिल्कुल भी नहीं लिखना है, 3 के आसपास आप लिखिए। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी है, रूपरेखा के 2 अंक मिलते हैं, और ये बढ़िया सा इन्होंने हेडिंग डाली है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 अंक रूपरेखा के मिलते हैं, तो सही बना दें। फिर हेडिंग डाल डाल के आपको लिखनी है। 1 पेज इनका हो गया, 2 पेज हो गया, और इतना ही बड़ा आपको भी लिखना होगा। ठीक है, तो यहां पर पूरे के पूरे 9 अंक इनको मिल गए हैं। अंत में आपको अनुक्रमांक डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका हो अर्धवार्षिक, वार्षिक। क्यों? क्योंकि यहां से ये पता चलता है कि बस बच्चे की कॉपी कंप्लीट हो गई है। अब यहां पर हम जोड़ लेते हैं अंक कितने मिले, तो 7 मिले, और धीरे धीरे मैंने काटा तो है नहीं, एक जगह 5 अंक का इन्होंने गलत कर दिया है, एक जगह 1 अंक का गलत कर दिया है, कुल मिला के 6 अंकों का गलत कर दिया है। तो यहां पर इनको टोटल जो प्राप्तांक मिलते हैं वो मिलते हैं 94। ठीक है, 94 मिलते हैं, और यहां पर एग्जामिनर के साइन होंगे, तो यहां पर एग्जामिनर हम हैं तो हम साइन कर देते हैं अपने। ठीक है, तो इस तरह इनको जो कॉपी में इनके मिले हैं अंक वो 94 मिले हैं। अब ये 6 अंक कहां चले गए हैं ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको समय समय पर बता दिया, क्योंकि एक 5 अंक का प्रश्न इन्होंने गलत कर दिया था और एक जगह एक और गलती की है इस कॉपी में। तो कुल मिला के 100 में से 94 अंक इनको मिल गए हैं। अगर आपको भी 100 में से 94 अंक लेने हैं तो कॉपी ऐसे ही लिखनी होगी, और जैसा मैंने बताया है उन नियमों को फॉलो करना होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इन 3 बातों को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यही हमारी शुल्क है, बाकी सब कुछ निशुल्क है।